मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुरजीत एक आम लड़का था, 25 साल का। दिल्ली की एक मिड साइज आईटी कंपनी में जूनियर एनालिस्ट की नौकरी। महीने के आखिर में सैलरी अकाउंट पर आती थे और बाकी सब कुछ किराया, राशन, वीकेंड की चाय उसी से निकलता था। घर में माँ बाप थे मगर वो अलग शहर में। फ़ोन पर बात होती थी, त्योहारों पर मिलना होता था। बाकी वक्त सुरजीत अकेला था और उसे अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं थे, बल्कि यूं कहिए कि अकेलापन उसकी पसंदीदा चीज़ थी। हर साल जब भी ऑफिस से छुट्टियां मिलते थे, सुरजीत कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता था अकेले जाने के लिए। कोई दोस्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक बैग और एक टिकट। उसने कसौली देखे थे, धर्मशाला देखे थे, कुछ साल पहले नैनीताल भी गया था। इन सफ़रों में उसे एक अजीब किस्म का सुकून मिलता था जो शहर में, ऑफिस में या दोस्तों की महफिल में कभी नहीं मिला। नवंबर में जब ऑफिस ने हफ्ते भर की छुट्टी का ऐलान किया तो सुरजीत ने ज़्यादा सोचा नहीं। शिमला उसने पहले नहीं देखा था। देखने की कोशिश भी की थी एक बार, मगर उस वक्त टूरिस्ट सीजन था और पूरा शहर इतना भरा हुआ था कि लगा जैसे दिल्ली से कनॉट प्लेस में पहाड़ उगा दिए गए हों। इस बार नवंबर था, ऑफ सीजन, ठंड ज़्यादा, भीड़ कम। उसने इंटरनेट पर कॉटेज ढूंढा। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे नवंबर में। ज़्यादातर जगह बंद हो जाती थी सर्दियों में। एक जगह मिली, शिमला के मेन टाउन से करीब 8-9 किलोमीटर दूर, पहाड़ की एक ढलान पर, पेड़ों के बीच। लिस्टिंग में लिखा था पीसफुल, secluded, ideas for those who want to get away from it all। किराया भी ठीक था। सुरजीत ने बुकिंग कर दी। बस में बैठे बैठे उसने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली पीछे छूटती जा रहे थे। उसकी गंदगी, उसका शोर, उसके ट्रैफिक जैम्स, सब। नवंबर की धूप कमज़ोर थे। ठंडी हवा खिड़की की दरार से अंदर आती थी। सुरजीत ने जैकेट की जिप ऊपर खींची और आंखें बंद कर ली। उसे नींद आ गई। शिमला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बस स्टैंड से उसने एक लोकल टैक्सी की। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था, खामोश किस्म का। सुरजीत ने जब उसे एड्रेस बताया तो ड्राइवर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, बस एक पल के लिए, और फिर गाड़ी चला दी। रास्ता संकरा था। मेन रोड छूटती गई, पेड़ घने होते गए। नवंबर में पहाड़ के पेड़ों ने ज़्यादातर पत्ते गिरा दिए थे, मगर चीड़ और देवदार हरे थे, लंबे सीधे, अंधेरे में काले साए जैसे। सुरजीत ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। जब कॉटेज दिखे तो उसने राहत की सांस ली। छोटी सी जगह थी, पत्थर की दीवारें, लकड़ी का दरवाज़ा, बाहर एक मध्यम सी बल्ब चलती थे। दरवाजे पर मिथुन खड़ा था, 50 के आसपास उम्र, गहरे रंग का, मोटा कोट पहने, सिर पर एक पुरानी ऊनी टोपी। चेहरे पर एक किस्म की थकान थी जो नींद से नहीं जाती, बल्कि वो थकान थी जो जिंदगी के साथ आती है। साहब आ गए, उसने कहा। बस यही था। ना हाथ मिलाया, ना मुस्कुराया। सुरजीत का बैग उठाया और अंदर चला गया। कॉटेज के अंदर 2 कमरे थे।
एक सुरजीत के लिए, एक मिथुन का। बीच में एक छोटा सा कॉमन एरिया था जहां लकड़ी की एक मेज थी, 2 कुर्सियां और एक तरफ एक छोटा सा अंगीठी जिसमें कोयले सुलग रहे थे। मिथुन ने रात का खाना बनाया, दाल चावल और एक सब्जी जो शायद आलू थे। सिंपल खाना था, मगर पहाड़ की ठंड में गर्म खाना किसी नियामत से कम नहीं होता। दोनों खाने पर बैठे। मिथुन ज्यादा नहीं बोला। सुरजीत ने कुछ बातें करने की कोशिश की, मौसम के बारे में, शिमला के बारे में, मगर मिथुन के जवाब छोटे थे, एक अक्षरी। खाना खत्म होने से पहले मिथुन ने एक बात कही, यूं ही बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, जैसे उसे याद आ गया हो। साहब, एक बात है। सुरजीत ने देखा, आपके कमरे में जो पीछे की तरफ खिड़की है वो मत खोलिएगा। सुरजीत ने एक पल के लिए रुक कर पूछा, क्यों? मिथुन चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, बस साहब, खोलिएगा मत। और उसने अपना कटोरा उठाया और किचन की तरफ चला गया। सुरजीत अपने कमरे में आया। कमरा छोटा था, एक पुरानी सी आयरन कोट, उस पर काले रंग की रजाई, एक लकड़ी की अलमारी और एक मेज। कमरे में 2 खिड़कियां थी, एक सामने की तरफ जो पहाड़ की ढलान की तरफ खुलती थी और एक पीछे की तरफ जो जंगल की तरफ थी, वही जिसे मिथुन ने खोलने से मना किया था। सुरजीत ने उसे ध्यान से देखा। मामूली सी खिड़की थी, लकड़ी का फ्रेम, दोनों पट अंदर की तरफ खुलते थे। बाहर लोहे की जाली लगी थी, उस पर कोई ताला नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, बस एक आम खिड़की। सुरजीत ने रजाई ओढ़ी और सोने की कोशिश की। नींद नहीं आई। ऐसा अक्सर होता है नई जगह पर। पहली रात कमरे की आवाज़ें अजनबी होती हैं, अंधेरा अजनबी होता है, यहाँ तक कि तकिए की खुशबू भी अजनबी होती है। सुरजीत करवटें बदलता रहा। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रहे थे। कभी कभी कोई आवाज़ आती थी जो शायद रात के किसी परिंदे की थी। और फिर वो बात हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए वो उसी की तरफ खिंचता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, ये फितरत है। उस पुरानी ज़िद्दी बच्चे जैसी फितरत जो हर मना के पीछे का एक क्यों देखता है। सुरजीत उठा। उसने धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता उस पिछली खिड़की के पास जाकर उसका एक पट खोला। ठंडी हवा का एक झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया। नवंबर की पहाड़ी हवा, तीखी बर्फ जैसी, जो नाक और आंखें दोनों चुभौती हैं। सुरजीत ने ठिठुरते हुए बाहर झांका। बाहर बस जंगल था, घना काला, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा। चांद था आसमान में, मगर बादलों के पीछे छुपा हुआ, तो रोशनी धुंधली थी। कुछ नहीं था, कोई आकृति नहीं, कोई हरकत नहीं, बस पेड़ और अंधेरा। उसने राहत की सांस ली, खिड़की बंद की, कुंडी लगाई, वापस बिस्तर पर आ गया। और अभी उसने आंखें बंद की ही थी कि एक आवाज आई, खटखट। खिड़की पर सुरजीत की आंखें खुल गई। उसने सोचा हवा, पेड़ की टहनी, कोई रात का पंछी। खटखट फिर से, उतनी ही लय में, उतनी ही दूरी पर। यह हवा नहीं थी। हवा अनियमित होती है, कभी तेज कभी थमती है। यह आवाज़ एक लय में थी, जैसे कोई उंगली से एक एक करके 2 बार ठोकता हो। सुरजीत की सांस थम गई। वो बिस्तर पर बैठा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, कुछ नहीं। उसने खुद को समझाया, पहाड़ों में ऐसा होता है, अजीब आवाज़ें आती है, जानवर होते हैं,
बंदर, जंगली बिल्लियां, ना जाने क्या क्या। वो दोबारा लेट गया। खटखट। इस बार 3। सुरजीत के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा। उसके पैर बिस्तर से उतरे, ठंडे फर्श पर पड़े। उसने कमरे में रखी लालटेन उठाई। कॉटेज में बिजली थी मगर कमजोर, और रात में आती जाती रहती थी। लालटेन जलाई, खिड़की के पास गया, खड़ा रहा। दरवाजे और खिड़की के बीच लालटेन हाथ में। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की का एक पट खोला। बाहर कुछ नहीं था। वही जंगल, वही पेड़, वही अंधेरा। सुरजीत ने लालटेन आगे करके रोशनी और फैलाने की कोशिश की। लालटेन की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाती, बस कुछ फुट, और उसके पार सब कुछ काला। मगर खिड़की के ठीक नीचे मिट्टी पर कुछ था। सुरजीत ने नजरें झुकाई। पैरों के निशान, इंसानी पैरों के निशान, नंगे पांव के, जो सीधे खिड़की के नीचे आकर रुकते थे। नवंबर की ठंड में, जंगल में, नंगे पांव। सुरजीत ने खिड़की खींचकर बंद कर दी, कुंडी लगाई, वापस बिस्तर पर आ गया। उस रात वो सोया नहीं। सुबह जब रोशनी हुई तो सुरजीत को लगा रात की बातें शायद ज्यादा हो गई थी। थका हुआ था, नई जगह थी, अंधेरे में हर चीज डरावनी लगती है। मगर पैरों के निशान, उसने खुद को समझाया शायद मिथुन था, शायद वो रात को कहीं गया होगा। सुबह मिथुन ने चाय बनाई। दोनों बाहर बारामदे में बैठे। सुरजीत ने कप हाथ में लिया और जितनी कैजुअली हो सके उतनी कैजुअली पूछा, मिथुन भाई, रात को खिड़की पर आवाज आई थी। मिथुन ने चाय का एक घूंट लिया, चेहरा नहीं बदला। हाँ साहब। कुछ था क्या बाहर? नहीं, कुछ नहीं था। मिट्टी पर पैरों के निशान थे। मिथुन ने अपना कप नीचे रखा। पहली बार उसने सुरजीत की तरफ सीधे देखा। साहब, आपने खिड़की खोली थी? सुरजीत ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सच बोल दिया। हाँ। मिथुन खामोश रहा कुछ देर तक, फिर उठा और अंदर चला गया। उस दिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। सुरजीत शिमला घूमने गया। मेन मार्केट, मॉल रोड, झाकू टेम्पल, टूरिस्ट जगह। नवंबर में ज्यादा भीड़ नहीं थे, ठंड तेज थे और उसे अच्छा लगा खुले में, धूप में, आम जगहों पर। मगर जब शाम को वो कॉटेज लौटा, जब पहाड़ों पर अंधेरा उतरा, जब जंगल फिर से घना और काला हो गया, तो वो बेचैनी वापस आ गई। उस रात उसने खिड़की की कुंडी 2 बार जांची। रात को कोई आवाज नहीं आई। दूसरा दिन ठीक ठाक गुजरा। सुरजीत ने एक छोटी सी ट्रैक की, अकेले, पगडंडी पर, पेड़ों के बीच से। पहाड़ दिन में खूबसूरत थे। सूरज जब पेड़ों के बीच आता था तो एक अजीब सी रोशनी होती थी, ठंडी और सुनहरी एक साथ। उसे लगा वो ज्यादा सोच रहा था। दूसरी रात भी सब कुछ ठीक गया। तीसरी रात कुछ अलग हुआ। सुरजीत सो चुका था, असल में सो चुका था। इस बार नींद आई थी जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नींद में एक अजीब सी सेंसेशन फीलिंग होती है जब कोई आपको देख रहा हो। वो सेंसेशन जो शब्दों में बयां नहीं होती, बस एक भार सा होता है, जैसे कोई नजर हो जो शरीर पर टिकी हो। सुरजीत की नींद खुली। कमरे में अंधेरा था, लालटेन बुझ चुकी थी। उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, मगर उसे यकीन था कोई था कमरे में। वो बिल्कुल शांत लेटा रहा, सांस धीरे धीरे लेता रहा।
अंधेरे में आंखें खुली रखी। धीरे धीरे जैसे जैसे आंखें अंधेरे की आदी हुई, कमरे की आकृतियां दिखने लगी। अलमारी, मेज, कुर्सी और खिड़की खुली थे। सुरजीत को याद था उसने कुंडी लगाए थे, दोनों पट्टों पर उसने जांची थे। खिड़की खुली थे और सामने से उस कमरे में, उस अंधेरे में कुछ था। एक आकृति खड़ी। सुरजीत की सांस रुक गई। आकृति हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे, खिड़की और बिस्तर के बीच अंधेरे में। सुरजीत उसकी कोई डिटेल नहीं देख सका, बस एक गहरा काला साया था इंसान के कद का जो वहां था। एक पल, दो पल, तीन, और फिर सुरजीत ने अपना हाथ बढ़ाया उस मेज की तरफ जहां माचिस रखे थे और उंगलियां ठीक उसी पर पड़ गईं। उसने माचिस जलाई। कमरे में कोई नहीं था, खिड़की खुली थी। बस सुरजीत ने लालटेन उठा, खिड़की बंद की। इस बार उसने खिड़की के ऊपर अपनी बेल्ट का बकल फंसाया, एक इम्प्रोवाइज्ड लॉक। सुबह होने तक वो बैठा रहा। अगले दिन सुरजीत ने डिसाइड किया वो मिथुन से सच पूछेगा। सुबह जब मिथुन चाय लेकर आया, सुरजीत ने उसे रोका। दोनों मेज पर बैठे। मिथुन भाई, मुझे बताओ। मिथुन ने कप नीचे रखा। रात को कोई कमरे में था? मिथुन ने इस बार इनकार नहीं किया। उसने बस आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और बोला, कितने दिन और रुकना है साहब? 4 दिन। खिड़की मत खोलिए, मैंने बंद की थी। फिर भी मिथुन ने उठना शुरू किया। भाई, सुरजीत ने उसे रोका। मैं यहां अकेला हूं, मुझे बताओ क्या बात है? मिथुन रुका। लंबी खामोशी। फिर वो दोबारा बैठ गया। मेज पर कोहनियां टिकाई, नजरें नीचे रखी और उसने बताया, बात उस वक्त की थी जब कॉटेज यहाँ नहीं थे। इस जगह पर इन्हीं पेड़ों के बीच एक पुराना मकान था, लकड़ी का। काफ़ी साल पहले, शायद 80 के दशक में, यहाँ एक परिवार रहता था। आदमी का नाम था रमेश दत्त। लोकल था, शिमला के पास के किसी गांव से आया था। यहाँ आकर थोड़ी ज़मीन ली थी, खेती करता था, जंगल से लकड़ी काटता था। उसकी बीवी थी, एक बेटा था छोटा, 7-8 साल का। रमेश दत्त एक दिन शिमला गया किसी काम से, शायद बाजार। वो 2 दिन बाद लौटा। उसकी बीवी नहीं थी, बेटा था अकेले घर में, ठंड में, 2 दिन से अकेला। बेटे ने बताया कि माँ गई थी बाहर रात को। पीछे की खिड़की से उसने देखा था माँ उठी थी रात में, खिड़की खोली थी और बाहर चली गई थी। वो बुलाता रहा था, माँ माँ, मगर वो नहीं रुकी। जंगल में तलाश हुई, बीवी का कोई निशान नहीं मिला। रमेश दत्त उस मकान में रहा कुछ महीने, फिर वो भी चला गया। बेटे को अपने गांव में माँ के यहाँ छोड़ा और खुद ना जाने कहाँ। मकान खाली हो गया। साल बीते, मकान गिर गया। ज़मीन किसी और ने खरीदी, एक शहरी आदमी ने, जिसने यहाँ टूरिस्ट कॉटेज बनाने का सोचा। कॉटेज बनी। मिथुन को केयर टेकर रखा गया। मिथुन इस इलाके का था, उसे पुरानी बात पता थी। उसने मालिक को बताई। मालिक ने कहा, पुरानी बातें होती हैं, कुछ नहीं। कॉटेज खुली। पहले साल सब कुछ ठीक रहे। फिर एक टूरिस्ट आया, अकेला, शायद 3-4 साल पहले। रात को उसने खिड़की खोली। सुबह वो था, मगर कुछ बदला हुआ। उसने बाकी के दिन कॉटेज में काटे। खाना नहीं खाया, बाहर नहीं गया, बस कमरे में बैठा रहा। जाने के दिन उसने टैक्सी ली। उस टैक्सी ड्राइवर ने बाद में मिथुन को बताया,
वो आदमी पूरे रास्ते बाहर की तरफ देखता रहा। शिमला बस स्टैंड पर उतरा और चला गया। उसके बाद से मिथुन सभी को खिड़की के बारे में बताता था। ज्यादातर लोग मान जाते थे। उस रात जो आपने देखा साहब, मिथुन ने धीमी आवाज में कहा, वो हर किसी को नहीं दिखता, बस उन्हें जो खिड़की खोलें। मगर वो था क्या? सुरजीत ने पूछा। मिथुन ने जवाब नहीं दिया। वो औरत थी जो गायब हो गई थी? मिथुन ने एक पल के लिए ऊपर देखा, फिर नजरें फेर ली। पता नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, मैं खिड़की नहीं खोलता। सुरजीत के पास अभी 4 दिन थे। उसने सोचा वो चला जाएगा। अगले दिन ही पैसे की परवाह नहीं, बुकिंग की परवाह नहीं। मगर सुबह जब वो बाहर निकला, धूप में, ठंडी हवा में, पहाड़ की खामोशी में, उसे लगा रुकना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो डरा नहीं था, बल्कि इसलिए कि जाने का मतलब था मान लेना। और सुरजीत की एक पुरानी आदत थी, वो किसी से नहीं हारता था। दिन में वो घूमता था, शाम को कॉटेज लौटता था, रातों में वो सोता था खिड़की बंद करके, बेल्ट का इम्प्रोवाइज्ड लॉक लगाकर। चौथी रात आवाज फिर आई, खटखट। मगर इस बार सुरजीत ने आंखें नहीं खोली, लेटा रहा, चादर सिर तक खींच ली। खटखट। उसने दांत भींचे, खटखट। कुछ देर बाद, 1 मिनट या 10, वक्त का कोई हिसाब नहीं था, आवाज बंद हो गई। सुरजीत को नींद आ गई। 5वीं रात शांत थी, 6ठी रात भी। 7वें दिन सुबह सुरजीत ने अपना बैग पैक किया। मिथुन ने उसे देखा, कुछ नहीं बोला। टैक्सी का इंतजार करते हुए दोनों बाहर बारामदे में खड़े थे। सुरजीत ने पीछे की तरफ देखा, उस खिड़की की तरफ जो उसके कमरे में थी। दिन की रोशनी में वो बिल्कुल आम लगती थी। लकड़ी का फ्रेम, लोहे की जाली, कोई निशानी नहीं। टैक्सी आई, सुरजीत ने बैग उठाया। मिथुन भाई, उसने मुड़कर कहा। साहब, वो आखिरी टूरिस्ट जो आया था, जो बदल गया था, वो ठीक हुआ? मिथुन ने एक पल सोचा। पता नहीं साहब, दोबारा नहीं आया। सुरजीत ने हाँ में सिर हिलाया। टैक्सी में बैठ गया। जब गाड़ी चली और कॉटेज दूर होने लगी, सुरजीत ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की दिख रही थी और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे लगा कि खिड़की के अंदर उस कमरे में कोई खड़ा है। उसने नजरें फेर ली। दिल्ली लौटकर सुरजीत ने किसी को नहीं बताया। दोस्तों ने पूछा, कैसा था शिमला? उसने कहा, अच्छा था। बस। हफ्ते बाद वो ऑफिस गया, काम किया, शाम को घर आया, खाना खाया, सोया, सब नॉर्मल था। मगर उसने अपने कमरे की खिड़की जो पीछे की तरफ खुलते थे, जो एक छोटी सी पार्किंग की तरफ खुलते थे, उसने रात को बंद किया। और अगले दिन और उसके अगले दिन भी, 1 हफ्ते में उसे एहसास हुआ कि उसने वो खिड़की खोले ही नहीं थे। उसने खोलने की कोशिश की, खोली। बाहर पार्किंग थी। एक कुत्ता था जो किसी गाड़ी के पास बैठा था। कुछ नहीं था। सुरजीत ने राहत की सांस ली, खिड़की बंद की। 3 महीने बाद एक रात उसे नींद नहीं आई। वो उठा, कमरे में घूमा, पानी पिया और फिर बिना सोचे, बिना किसी वजह के, जैसे कोई पुरानी आदत हो, वो पीछे वाली खिड़की के पास गया। खिड़की खोली, बाहर झांका। पार्किंग खाली थी। रात के 3 बजे थे। ठंड थी और नीचे, खिड़की के ठीक नीचे, मिट्टी और पत्थर पर पैरों के निशान थे, नंगे पांव के, सीधे खिड़की के नीचे। इस कहानी में जो कॉटेज है वो आज भी है,
मिथुन नहीं रहा। कुछ साल पहले उसने नौकरी छोड़ी, कोई नहीं जानता कहाँ गया। नए केयरटेकर को पुरानी बात नहीं पता। खिड़की अभी भी है, और वो जो शिमला जाए, जंगल के पास, शहर से दूर, किसी शांत जगह, अगर कोई उसे खिड़की के बारे में चेताए तो वो माने। इंसान को जिस चीज से रोका जाए वो उसी की तरफ जाता है। यही उसकी फितरत है, और शायद यही उसकी सजा भी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिनेश का पूरा नाम था दिनेश प्रसाद, मगर गांव में कोई उसका पूरा नाम नहीं लेता था। बस दिनेश, कभी कभी तो सिर्फ वो मजदूर। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा ख्वाब नहीं था, बस रोज सुबह उठना, कंधे पर तगाड़ी रखना और जो मिले वो काम करना। वो दिहाड़ी मजदूर था, उस किस्म का जो किसी पुरानी इमारत के गिराए जाने के बाद बुलाया जाता है। जब दीवारें ढह जाती है, जब छतें टूटकर जमीन पर बिछ जाती हैं, तब दिनेश जैसे लोग आते हैं, एक एक ईंट उठाते हैं, एक एक पत्थर साफ करते हैं। मलबे को नई जगह पहुंचाना, यही उसका हुनर था, यही उसकी रोजी थी। उसके हाथ देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगता था। 35 साल के आदमी के हाथ थे जो 50 साल की थकान लिए हुए थे। उंगलियों पर पुरानी खरोंचों के निशान, हथेली पर चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी जैसे ईंट ने खुद अपनी छाप छोड़ दी हो। उस दिन वो मंगलवार था, अक्टूबर के महीने का। दिनेश गांव के बाहर चाय की उस छोटी सी दुकान पर बैठा था जहां वो अक्सर बैठता था। दुकान का नाम कोई नहीं था, बस एक बल्ब टंगा रहता था रात को और एक चूल्हा जलता रहता था दिन में। उसने अपनी चाय की आखिरी घूंट ली ही थी कि पीछे से आवाज आई, दिनेश भाई। आवाज पहचानी थी, हरिया। हरिया उसका पुराना दोस्त था, उस किस्म का दोस्त जो हर कुछ महीने में एक बार ज़रूर आता है, और जब भी आता है तो कोई काम लेकर आता है। वो खुद भी मजदूरी करता था, मगर उसमें एक अलग ही किस्म की चालाकी थी। वो ठेकेदारों से जान पहचान रखता था, बड़े मालिकों से बात कर लेता था। दिनेश उससे थोड़ा सतर्क भी रहता था, मगर हरिया के काम हमेशा सच्चे निकले थे, इसलिए वो ज़्यादा सोचता नहीं था। हरिया बैठा, चाय मंगवाई, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, मौसम, फसल, किसी की शादी, फिर असली बात पर आया। उसने बताया कि गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर जंगल के थोड़ा अंदर एक पुराना घर है। जमीन का मालिक उसे गिरवाना चाहता था, गिरवाया जा चुका था, मलबा वहीं पड़ा था। मालिक को उन ईंटों की ज़रूरत थी, उसे कहीं और काम आनी थी, बस उन्हें साफ करके एक तरफ लगाना था। 2 आदमी मिलकर कर लेंगे, पैसे अच्छे थे। हरिया ने एक रकम बताई जो दिनेश की 2-3 दिन की कमाई के बराबर थी, सिर्फ एक दिन के लिए। दिनेश ने पूछा, कैसी जगह है? हरिया ने कहा, एकदम सुनसान, जंगल के पास, आसपास कोई घर नहीं, मगर मालिक को जल्दी है, इसलिए शायद थोड़ा वक्त लगे। अगर रात तक भी काम करना पड़े तो करना होगा। उसने लाइट का इंतज़ाम कर दिया है। दिनेश ने एक पल सोचा, फिर हाँ कर दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों निकल पड़े। गांव की पक्की सड़क कुछ देर बाद कच्ची हो गई, कच्ची सड़क कुछ देर बाद पगडंडी बन गई, पगडंडी कुछ देर बाद खेतों के किनारे किनारे चलती एक धुंधली लकीर बन गई। फिर जंगल शुरू हो गया।
अक्टूबर का जंगल अलग तरह का होता है, ना पूरा हरा ना पूरा सूखा। पत्ते आधे झड़े हुए, आधे अभी टिके हुए। रोशनी भी उसी तरह आधी आती थी, आधी रुक जाती थी। दिनेश को जंगल से डर नहीं लगता था। वो इन रास्तों पर पहले भी चल चुका था, मगर उस दिन कुछ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल सांस रोक कर बैठा हो। करीब 40 मिनट चलने के बाद वो जगह आई। वो घर जो अब घर नहीं था, बस उसकी याद थी। उसे देखकर दिनेश रुक गया। ढहाया हुआ था, हाँ, मगर जिस तरह ढहाया गया था वो अजीब था। आमतौर पर जब कोई घर गिराया जाता है तो उसमें एक व्यवस्थित तरह की बर्बादी होती है। यहाँ ऐसा नहीं था। दीवारें अंदर की तरफ गिरे थे, जैसे किसी ने बाहर से धक्का नहीं दिया, बल्कि अंदर से कुछ फट गया हो। ईंटें एक अजीब ढंग से बिखरे हुए थे। कुछ जगह एक के ऊपर एक सजी हुई, कुछ जगह धूल में आधी फंसी हुई। घर पुराना था, शायद 50, शायद 60 साल। उस जमाने की ईंटें थी जो अब नहीं मिलती। मोटी, लाल, पक्की। कोने में एक पुराना कुआं था। मुंह बंद नहीं था, मगर पानी वो नहीं दिखता था, बस अंधेरा था। हरिया ने कहा, चलो शुरू करते हैं। काम शुरू हुआ। दोनों चुपचाप काम करते रहे। दोपहर तक जमीन के मालिक का आदमी आया, एक मोटे पेट वाला आदमी जिसने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसने एक नज़र काम देखा, थोड़ी हाँ हूँ की और चला गया। उसने ज़्यादा बात नहीं की। शाम होने लगी। दिनेश की पीठ दर्द कर रहे थे। उसने सीधे खड़े होकर आसमान देखा। नारंगी हो रहा था, तेजी से गहरा हो रहा था। उसने हरिया से कहा कि अब चलना चाहिए। हरिया बोला कि थोड़ा रुको, रात तक काम करने पर अलग से पैसे मिलेंगे। मालिक ने रोशनी का इंतज़ाम किया है। एक बड़ी एलईडी लाइट लगाई थी, बैटरी से चलती थी। हरिया ने उसे जलाया, उजाला हो गया। दिनेश को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर पैसों की बात थी, वो रुक गया। रात के साथ साथ जंगल और गहरा होता गया। उस रोशनी के दायरे के बाहर सब कुछ काला था, पूरी तरह काला। शहर में रात इतनी काली नहीं होती, कहीं ना कहीं से कोई रोशनी आती है, मगर यहाँ इस जगह पर रोशनी के बाहर एक ऐसा अंधेरा था जो दीवार की तरह खड़ा था। दोनों काम करते रहे। बातें कम थी, ईंट उठाना रखना, उठाना रखना। रात के 8:30 बजे के करीब लाइट झिलमिलाई। पहले एक बार, फिर दोबारा, फिर लगातार। दोनों ने उसे ठीक करने की कोशिश की। बैटरी देखी, तार देखे, सब ठीक था, मगर रोशनी कांपती रही। और तभी वो आवाज़ आई, रोने की आवाज़। पहले दिनेश को लगा कि हवा है। जंगल में रात को हवा अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, पत्तों से, टहनियों से, दूर किसी जानवर की आहट से। मगर ये आवाज़, ये वो नहीं थी। ये आवाज़ इंसानी थी। एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़, भारी, गहरी, टूटी हुई, जैसे बहुत देर से रो रहा हो और अब आवाज़ में भी ताकत ना बची हो, जैसे कोई अंदर से खोखला हो गया हो। हरिया और दिनेश दोनों एक साथ रुक गए। एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आवाज़ की तरफ देखा। मलबे के एक बड़े ढेर पर, ईंटों के उस अंबार पर जो अभी भी साफ नहीं हुआ था, एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर झुकाए, कंधे हिलते हुए रो रहा था। दिनेश का पहला ख्याल था कि ये कोई राहगीर है, कोई बुजुर्ग जो रास्ता भटक गया हो। मगर जंगल के 5 किलोमीटर अंदर
कोई बुजुर्ग अकेला क्यों होगा। रात के 8:30 बजे वो दोनों उसकी ओर बढ़े। करीब जाकर देखा, आदमी सफ़ेद कपड़ों में था, धोती कुर्ता। कपड़े पुराने थे मगर फटे नहीं थे। उसके बाल सफ़ेद थे, एकदम सफ़ेद, और बिखरे हुए थे। उसके हाथ ईंटों पर रखे थे, उंगलियां उन ईंटों को छू रहे थे जैसे कोई किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हरिया ने धीरे से उसके कंधे को छुआ। बूढ़े ने सिर उठाया। उसका चेहरा, दिनेश ने उसका चेहरा देखा और उसके कदम वहीं जम गए। वो चेहरा बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। झुर्रियाँ इतनी गहरी जैसे किसी ने नाखून से खींची हो। आंखें खुली थी मगर उनमें कोई रंग नहीं था, ना काला ना भूरा, बस एक धुंधलापन था जैसे धुएं से भरी खिड़की। मगर वो रो रहा था, आंसू नहीं थे मगर रो रहा था। बूढ़े ने दोनों को देखा, फिर उसकी आवाज़ आई, धीमी, कांपती हुई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। उसने कहा कि वो इसी घर में रहता था। वो बताने लगा, उसका नाम रामलाल था। उसने इस घर को खुद बनाया था, ईंट दर ईंट, 50 साल से भी पहले। इस जंगल की ज़मीन उसकी थी, उसके बाप के थे। उसने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। बीवी इसी घर में आए थे दुल्हन बनकर, बच्चे इसी घर में पैदा हुए थे और बीवी इसी घर में मरी थी। मगर जो उसने आगे बताया वो सुनकर दिनेश की सांस रुक गई। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शहर चला गया पैसे कमाने, छोटा बेटा यहीं रहा था बाप के साथ। ज़मीन संभाली, घर संभाला। कुछ साल पहले बड़ा बेटा वापस आया, बदल गया था। शहर में पैसे आए थे मगर रिश्ते गए थे। उसकी नज़र इस ज़मीन पर थी, जंगल के किनारे की ये ज़मीन जो अब शहर के फैलाव में आ रही थी, कीमती हो रहे थे। बाप ने ज़मीन देने से मना किया, छोटे बेटे ने भी मना किया, और फिर एक रात बड़े बेटे ने छोटे भाई को घर से निकलवा दिया। कागज़ों में हेर फेर हुई। बाप बूढ़ा था, बीमार था, दस्तखत करवा लिए गए। रामलाल को खबर भी नहीं हुई कि कब उसकी ज़मीन उसके हाथ से निकल गई। और फिर एक दिन मजदूर आए और घर गिरा दिया गया। रामलाल ने इतना बताया और फिर रुक गया। दिनेश के दिल में कुछ हुआ। उसने सोचा, बेचारा बूढ़ा है, अपना घर टूटा देखकर यहाँ आ गया होगा, अफसोस में है। उसने उससे पूछा कि अब वो कहाँ रहता है, उसका बेटा कहाँ है, उसे घर जाना चाहिए। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। वो एक पल चुप रहा, फिर उसने कहा कि यही उसका घर था। दिनेश ने कहा, मगर ये तो गिर गया है। रामलाल ने कहा बहुत धीरे, बहुत थके हुए लहजे में, हाँ, और मैं भी। दिनेश को समझ नहीं आया। हरिया ने उसकी बाँह पकड़ी। हरिया का हाथ कांप रहा था। हरिया ने दिनेश को धीरे से कहा। दिनेश ने उसकी तरफ देखा। हरिया का चेहरा सफ़ेद हो गया था। हरिया ने कहा, देख उसके पैरों की तरफ। दिनेश ने नज़र नीचे की। रामलाल ईंटों के ढेर पर बैठा था मगर ईंटों पर उसका कोई असर नहीं था। जहाँ वो बैठा था वहाँ धूल नहीं हिले थे। जहाँ उसके हाथ ईंटों पर थे वहाँ कोई निशान नहीं था। और उसके पाँव ज़मीन तक नहीं पहुँच रहे थे। वो ईंटों के ढेर से कुछ इंच ऊपर था। दिनेश और हरिया दोनों पीछे हटे मगर रामलाल ने उन्हें रोका। आवाज़ से नहीं, बस एक नज़र से। वो नज़र, उस नज़र में कोई खतरा नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था,
बस एक थकान थी जो शब्दों में नहीं आ सकती। उसने कहा कि वो उन्हें डराने नहीं आया। उसने कहा कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि इन ईंटों में उसकी पूरी जिंदगी है। हर ईंट में एक यादें हैं। इस दीवार की ईंट जब वो लाया था तो उसकी बीवी गर्भवती थी। उस कोने की ईंट जहाँ उसके बेटे ने पहली बार खड़े होकर चलना सीखा था। उस दरवाजे के पास की ईंट जहाँ उसकी बीवी ने आखिरी सांस ली थी। और ये ईंटें अब बिक जाएंगी, किसी और की इमारत में चली जाएंगी। उसकी जिंदगी किसी और की दीवार बन जाएगी। उसे ये मंजूर नहीं था। दिनेश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हरिया बैठ गया जमीन पर। घुटने काम नहीं कर रहे थे उसके। रामलाल ने आगे कहा। उसने बताया कि उसकी मौत इसी घर में हुई थी जिस दिन ये घर किराया गया था। उस रात से पहले वो इसी घर में था, अकेला। उसके बड़े बेटे ने उसे कहीं और भेज दिया था, किसी रिश्तेदार के पास, मगर वो वापस आ गया था। उसे पता था कि घर गिरेगा और वो उस रात इसी घर में था। और वो घर गिरने से पहले ही चला गया था। बेटे को पता भी नहीं चला। उसे लगा बाप रिश्तेदारों के पास है, घर गिराया गया। बाद में पता चला तो बेटे ने अफसोस नहीं किया। रामलाल ने कहा वो इसलिए नहीं रोया कि वो मर गया, वो इसलिए रोया कि उसकी मौत को भी किसी ने नहीं देखा, उसकी जिंदगी को भी किसी ने नहीं समझा। और अब ये दो आदमी, दिनेश और हरिया, उसकी यादों को एक कोने में ढेर लगाने आए हैं। दिनेश के हाथ ढीले हो गए। उसने अपनी तगारी नीचे रख दी। उसे पता नहीं था कि किसी भूत से क्या कहते हैं। किसी किताब में ये नहीं लिखा था, मगर उसने वही कहा जो उसके दिल में आया। उसने कहा कि वो काम नहीं करेगा। हरिया ने उसकी तरफ देखा। दिनेश ने दोहराया, वो ये ईंटें नहीं उठाएगा। मालिक को जो करना है करे। रामलाल ने उसे देखा। उस धुंधली आंखों में कुछ हुआ। क्या था वो कहना मुश्किल है। शायद राहत थे, शायद शुक्रगुजारी थे। उसने धीरे से पूछा, क्या दिनेश उसके लिए कुछ कर सकता है? दिनेश ने पूछा, क्या? रामलाल ने कहा, उसके छोटे बेटे का नाम गिरधर था। जब बड़े बेटे ने जमीन हड़पी तो गिरधर को घर से निकाल दिया गया था। वो अब शायद शहर में है, पता नहीं कहाँ। उसे बस इतना बताना था कि बाप गया और बाप ने उसे माफ कर दिया। इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि बाप को डर था कि बेटा उसे मनाने की कोशिश में खुद को तोड़ लेगा। बस इतनी बात। दिनेश ने हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि गिरधर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मगर उसने हाँ कह दी। रामलाल ने एक आखिरी बात कही। उसने कहा कि ये जो बड़ा बेटा है, जो इस जमीन का मालिक बना बैठा है, जिसने ये ईंटें बेचने का इंतजाम किया है, उसका नाम सुरेश है। और सुरेश को एक बात पता नहीं। दिनेश ने पूछा, कौन सी बात? रामलाल ने कहा, जब घर गिरा तो कुछ चीज़ें ज़मीन में दब गईं। बहुत पहले जब रामलाल जवान था, उसने कुछ रकम, जिंदगी भर की कमाई का एक हिस्सा एक मिट्टी के नीचे घड़े में बंद करके घर की नींव के पास दबाई थी। वो रकम अब भी वहाँ है, उस कुएं के 5 कदम पूरब, और वो रकम गिरधर की है। दिनेश और हरिया उस रात वहाँ से चले गए, खाली हाथ, एक भी ईंट उठाए बिना। अगले दिन मालिक का आदमी आया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। उसने हरिया को फ़ोन किया। हरिया ने कहा कि वो काम नहीं करेंगे। मालिक गुस्से में था, पैसे नहीं दिए। दिनेश को परवाह नहीं थी।
अगले 3 हफ्तों में दिनेश ने गिरधर को ढूंढा। आसान नहीं था, मगर गांव के लोगों से इधर उधर से पता चला कि एक गिरधर नाम का आदमी है जो शहर के एक कपड़े के गोदाम में काम करता है। दिनेश ने खुद जाकर उससे मुलाकात की। गिरधर की आंखें जब दिनेश ने उसे रामलाल का नाम लिया एकदम भर आईं। उसे बाप की मौत की खबर नहीं थी, भाई ने बताया नहीं था। दिनेश ने उसे सब बताया जो रामलाल ने कहा था, वो माफ़ी, वो पैसे, वो जगह। गिरधर ने यकीन नहीं किया पहले, मगर दिनेश ने जो निशान बताया, कुएं से 5 कदम पूरब, गिरधर को पता था कि वो जगह बाप की थी। बाप वहाँ अक्सर खड़े रहते थे। दोनों साथ गए, जमीन खोदी, घड़ा मिला। गिरधर की आंखों से आंसू नहीं रुके। उसने दिनेश से पूछा, बाप का चेहरा कैसा था, रो रहे थे? दिनेश ने कहा, हाँ रो रहे थे, मगर जब मैंने हाँ कहा तो रोना बंद हो गया था। गिरधर बहुत देर चुप रहा। उस रात दिनेश घर वापस आया। उसकी बीवी ने देखा कि वो चुप है, थका हुआ है, मगर एक अलग तरह का थका हुआ। वो थकान जो काम से नहीं आती, जो किसी और चीज से आती है। दिनेश ने खाना खाया, लेटा, छत देखता रहा। उसने सोचा वो दिहाड़ी मजदूर था। उसका काम था मलबा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ईंटें उठाना, रखना। जिंदगी भर यही किया, मगर उस रात उसने एक ऐसा काम किया जो उसकी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने एक बूढ़े आदमी का बोझ, जो ईंटों में नहीं यादों में था, वो उठाया था और सही जगह पहुंचाया था। शायद यही असली मजदूरी थी। उस जगह पर, जंगल के उस पुराने मलबे पर कभी कोई नहीं गया दोबारा। सुरेश ने दूसरे मजदूर भेजे, मगर वो मजदूर रात तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जगह अच्छी नहीं, रोशनी कांपती है, आवाज़ें आती है। ईंटें वहीं रही। बारिश आई, मिट्टी हुई, घास उग गई। जंगल ने धीरे धीरे उस जगह को अपने अंदर ले लिया, जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा था, और शायद था भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।